बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। और आज का हमारा विचारक हम प्रारंभ कर रहे हैं कौटिल्य। मित्रों, कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। विद्वानों में कौटिल्य के नाम को लेकर मतभेद हैं। कुछ विद्वान कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य भी बताते हैं, किंतु स्वयं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ और अंत में ग्रंथ के लेखक के रूप में कौटिल्य के नाम से उल्लेख किया है तथा ग्रंथ के अंत में मैं विष्णुगुप्त का। अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा के उपायों से विवेचन के क्रम में कौटिल्य ने अनेक ऐसे उपायों का चित्रण किया है जिन्हें सामान्यतः नैतिक नहीं माना जा सकता। संभवतः इसी कारण कुटिलता या धूर्तता के अर्थ में भी कौटिल्य शब्द का उल्लेख किया जाने लगा। विद्वान अल्तेकर का मानना है कि कौटिल्य शब्द कोई आदर सूचक शब्द नहीं है, तथापि आचार्य कौटिल्य द्वारा इसका अपने नाम के साथ उल्लेख ये व्यक्त करता है कि यह अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की आलोचना के रूप में लोगों द्वारा दिया गया नाम न होकर संभवतः उनका गोत्र या कुल से संबंधित नाम था। कौटिल्य के काल के विषय में विद्वानों में मत एकता नहीं है। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अर्थशास्त्र की रचना का समय 300 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। इसी तरह से B.A. सालेटो जो इतिहासकार हुए, उन्होंने कौटिल्य के काल और अर्थशास्त्र के रचना काल का व्यवस्थित विवरण देने का प्रयत्न किया है तथा कौटिल्य का काल 400 से 300 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया है। कौटिल्य के जन्म स्थान के विषय में भी मत ऐक्य नहीं है। उन्होंने नालंदा के विश्वविद्यालय में पहले अध्ययन तथा बाद में अध्यापन किया। संभवतः यही एक शिष्य के रूप में उनका परिचय चंद्रगुप्त से हुआ। चंद्रगुप्त आचार्य की विद्वता से प्रभावित हुआ और आचार्य कौटिल्य चंद्रगुप्त की योग्यता से प्रभावित हुए। मगध में उस समय नंद वंश के महानंद का राज्य था और ये स्पष्ट नहीं है कि कौटिल्य ने मगध की ओर प्रस्थान अपने प्रकांड ज्ञान का प्रसार करने के लिए किया अथवा चंद्रगुप्त ने आचार्य को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। संभवतः यह संभावना तार्किक लगती है कि मगध में आचार्य को स्वयं चंद्रगुप्त ने आमंत्रित किया, क्योंकि चंद्रगुप्त अपने पितृ राज्य में युवराज पद का अधिकार होते हुए भी अनेक राजनीतिक कारणों से इस अधिकार को प्राप्त करने से वंचित हो गया था। ये एक दृढ़ निश्चयी और अक्षुण्ण इच्छा शक्ति से युक्त विद्वान के रूप में कौटिल्य की ख्याति के साथ एक घटना जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महानंद का महामंत्री षटकार महानंद से किसी कारण से दुष्ट था तथा वह किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो नंद वंश का नाश कर सके। उसी समय षटकार की ओर भेंट जो है मगध में भ्रमण कर रहे कौटिल्य से हुई। षटकार को आचार्य के दृढ़ निश्चय, उत्कट विद्वता तथा राज्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों के अभूतपूर्व ज्ञान आदि गुणों के आधार पर यह विश्वास हो गया कि यह क्रोधी ब्राह्मण यदि नंदवंश के नाश का बीड़ा उठा ले तो नंदवंश का अंत अवश्यंभावी है। षटकार को राजा ने किसी समारोह के लिए कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का काम सौंपा था। उसने राजा की ओर से कौटिल्य को उक्त समारोह के लिए आमंत्रित किया और उस समारोह में कौटिल्य के लिए एक उच्च आसन की व्यवस्था की। ब्राह्मणों के दर्शनार्थ उपस्थित होने पर राजा महानंद की दृष्टि कृष्ण वर्ण कौटिल्य पर पड़ी। राजा ने क्रुद्ध होकर कहा, ये चांडाल यहाँ क्यों बुलाया गया। कौटिल्य इस अपमान को सहन न कर सका और उसने आसन से उठकर सभा में ही अपनी चोटी खोलते हुए ये प्रतिज्ञा की, अब मैं तब तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को समूल नष्ट न कर दूं। फलतः क्या हुआ कि कौटिल्य ने अपने उपायों से नंदवंश का विनाश किया और चंद्रगुप्त को मगध के सम्राट पद पर आरूढ़ किया। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसकी सहायता से अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से शासित करने के साथ साथ उसकी सीमाओं में विस्तार भी किया। मित्रों, कौटिल्य के चिंतन को इस तथ्य ने भी प्रभावित किया कि उस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो चुका था तथा भारतीय राज्य किसी एक केंद्रीकृत शक्ति के अभाव में सिकंदर के आक्रमण का सक्षम प्रतिकार नहीं कर सके थे। कौटिल्य ने स्वाभाविक रूप से ये अनुभव किया कि बाहरी आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य का शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक है। कौटिल्य को इस बात का भी व्यवहारिक अनुभव था कि आंतरिक दृष्टि से राजा संतुष्ट न रख पाने के कारण तथा शासक
के अनाचारी अथवा निरंकुश हो जाने पर राज्य के समक्ष आंतरिक विद्रोहों का संकट उपस्थित हो जाता है। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के संकटों से राज्य की सुरक्षा को अपने चिंतन में सर्वोच्च महत्व प्रदान किया है। अब हम बात करते हैं इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा हुआ ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसका नाम है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है और भारतीय चिंतन परंपरा के अन्य स्रोतों यथा स्मृतियों व महाकाव्य आदि से अर्थशास्त्र की भिन्नता इस संबंध में स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान, मनुष्य के जीवन के उद्देश्यपूर्ण नियमन तथा मानवीय आचरण के समुचित नियंत्रण के लौकिक उद्देश्यों को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया गया है। ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें व्यक्ति के लौकिक आचरण और उसकी उन्नति के सारे संदर्भ सम्मिलित किए गए हैं। कौटिल्य ने मानवीय वृत्तियों को अर्थ की संज्ञा दी है तथा मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ की परिधि में सम्मिलित किया है। इस प्रकार मानवीय आचरण और वृत्तियों तथा लौकिक समृद्धि की प्राप्ति, संरक्षण और उसके पालन के उपायों से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। स्पष्ट है मित्रों कि अर्थशास्त्र राज्य की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समस्याओं से संबंधित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में की है। संभवतः व्याख्या की अस्पष्टता के निराकरण के लिए कौटिल्य ने ग्रंथ के अंत में एक पारिभाषिक परिशिष्ट भी जोड़ा है तथा इसके साथ ही कतिपय सूत्रों को प्रस्तुत कर ग्रंथ में विवेचित सामग्री का सार पुनः प्रस्तुत भी किया है। ये जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसमें कुल 15 अधिकरण हैं। प्रथम अधिकरण में राज्य से संबंधित समस्याओं, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है। दूसरे अधिकरण में राज्य के प्रशासनिक विभागों या संगठनों और पदाधिकारियों का विवेचन किया गया है। तीसरे व चौथे अधिकरण में क्रमशः राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन है। पांचवें अधिकरण में राज्य के कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकार और दायित्वों का वर्णन किया गया है। छठे अधिकरण में राज्य की 7 प्रकृतियों का या अंगों का विवेचन किया गया है। आठवें अधिकरण में युद्ध, विजय, पराजय तथा सेना संबंधी व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। 9वें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों से राज्य के बचाव की सामान्य नीति और तात्कालिक उपायों का विवरण किया गया है। 10वां अधिकरण युद्ध नीति से संबंधित है। 11वें अधिकरण में आपातकालीन स्थिति में शत्रु के नाश अथवा उसको वश में करने के उपायों, साथ ही विजेता द्वारा विजित के प्रति किए जाने वाले व्यवहार का वर्णन किया गया है। 12वें और 13वें अधिकरण में विशिष्ट परिस्थितियों में राजा के द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा संबंधी उपायों का विवेचन है। 14वें अधिकरण में शत्रु नाश के लिए विषैली औषधियों, मंत्रों आदि का वर्णन है और 15वां अधिकरण मुख्यतः पारिभाषिक है तथा इसमें विभिन्न प्रसंगों में ग्रंथ में प्रतिपादित विचारों के अर्थ अन्वय के लिए सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अनेक स्थलों पर संकेत दिया है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती समस्त राजनीतिक चिंतकों के विचारों का भलीभांति विवेचन में मूल्यांकन करने के उपरांत ही इस ग्रंथ की रचना की है। तो आज हमने चर्चा की है, हमारा नया जो टॉपिक है कौटिल्य, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों की इस द्वितीय प्रश्न पत्र में ये हमारे प्रमुख विचारक हैं कौटिल्य, और कौटिल्य का लिखा हुआ ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र, इन दोनों के कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय हमने जाना और अर्थशास्त्र जो इनका ग्रंथ है उसके अध्ययन सामग्री को मैं देखा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र और कौटिल्य के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।